हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सुनने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट की ऑडियो बुक के बारे में। तो इसमें आज जो हम चैप्टर उठाने वाले हैं उसका नाम है ब्रिक मैसोनरी। तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें तो हम ले लेते हैं एक मोटिवेशन की डोज। तो डोज कुछ इस प्रकार से है कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना मेरे भाई, कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारी तकदीर में। तो इसी मोटिवेशन के साथ हमारे चैप्टर बिल्डिंग मैसोनरी है उसकी ऑडियो बुक को हम सुनना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ब्रिक मैसोनरी। तो यहाँ पर हम मेनली सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रिक यानी कि ईंट जो होती है, वो सभी ने देखी होगी। इसको जो है दो भागों में क्लासीफाई किया गया है। वो कौन कौन से भाग है? सबसे पहला भाग है ट्रेडिशनल ब्रिक और दूसरा है स्टैंडर्ड या फिर मॉड्यूलर ब्रिक। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल ब्रिक ये क्या होती है? ऐसी ब्रिक जिसका BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कोई साइज़ जो है वो फिक्स नहीं किया गया हो, वो कौन सी ब्रिक कहलाती है? वो ट्रेडिशनल ब्रिक कहलाती है। दूसरा पार्ट कौन सा? स्टैंडर्ड या फिर मॉड्यूलर ब्रिक। ये क्या होती है? ऐसी ब्रिक जिनका BIS के अनुसार कोई निश्चित साइज जो है वो फिक्स कर दिया गया हो, तो वो कौन सी ब्रिक कहलाती है? स्टैंडर्ड या फिर मॉड्यूलर ब्रिक कहलाती है। अब यहाँ से जो है मेनली जब भी ब्रिक के साइज के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो वो दो क्वेश्चन यानी कि दो पॉइंट से कंफ्यूज करता है। एक पूछता है कि ब्रिक का स्टैंडर्ड या फिर मॉड्यूलर साइज कितना होता है, और एक क्वेश्चन पूछता है ब्रिक का नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक यानी कि ब्रिक का नॉमिनल साइज क्या होता है। तो इस ये क्वेश्चन आपका गलत ना हो इसलिए आप ध्यान से सुन रहा कि ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज होता है या फिर मॉड्यूलर साइज होता है, यानी कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक या फिर मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक वो कितना होता है? 190 × 90 × 90 सेंटीमीटर। कितना? 190 × 90 × 90 सेंटीमीटर। और ब्रिक का जो नॉमिनल साइज होता है यानी कि ब्रिक प्लस में उसके साथ लगा हुआ चारों तरफ मोटार, उसका साइज कितना होता है? 200 × 100 × 100 mm। कितना? 200 × 100 × 100 mm। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जो ब्रिक जो होती है उसकी लंबाई जो होती है वो उसकी चौड़ाई के 2 गुना और उसकी थिकनेस के बराबर होती है। यानी कि अगर हम रिलेशन देखें ब्रिक की लेंथ, विड्थ और थिकनेस के बारे में, तो ब्रिक की जो लेंथ होती है यानी कि L वो बराबर होती है 2B + T के। अब एक जो ब्रिक होता है उसका एवरेज वेट कितना होता है? तो ब्रिक का एवरेज वेट होता है 3 से 3.5 किलो के आसपास। और 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक आती है? तो 1 मीटर क्यूब जो होती है उसमें 500 ब्रिक आती है। और उनको बनाने के लिए कितनी मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो इनको बनाने के लिए लगभग 1800 किलोग्राम जो है मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो हमने स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ा था ब्रिक का, उसको ही आगे 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक कितने भागों में डिवाइड है? 5 भागों में। कौन कौन सा? फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, पिल्ला ब्रिक और ओवरबर्ट या फिर जामा ब्रिक। तो इनके बारे में एक एक करके सुन लेते हैं हम। सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? फर्स्ट क्लास ब्रिक। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है इनका शेप और साइज़ बिल्कुल जो हमारा BIS के अनुसार स्पेसिफाई है 190 × 90 × 90 सेंटीमीटर उसके अनुसार होता है। इनका जो कॉर्नर होते हैं बिल्कुल शार्प होते हैं। इनका कलर जो होता है एकदम रेड होता है, होमोजीनियस होता है यानी कि एक समान होता है। इनको अगर 24 घंटे तक पानी में डुबो कर रखे तो ये अपने ड्राई वेट का 20% से अधिक पानी नहीं सोखने चाहिए। इनकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होती है? 10.5 N/mm² होती है। यदि इनको यानी दो ब्रिकों को एक साथ टकराए तो उसमें मेटलिक साउंड यानी कि जैसा मेटल में टकराते हो ऐसी साउंड यानी टन से आवाज़ जो आती है वैसी आवाज़ आनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड क्लास ब्रिक। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? तो इनको अगर 24 घंटे तक पानी में डुबो कर रखा जाए तो ये जो होती है अपने सेल्फ वेट का यानी कि ड्राई वेट का 22% से अधिक पानी अवशोषित नहीं करनी चाहिए। इनकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होती है? 7 N/mm² होती है। यदि दो ब्रिक को आपस में टकराए तो कैसी साउंड आती है? डल साउंड सुनाई देती है। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्लास ब्रिक की। ये क्या होती है? यदि इन ब्रिक को 24 घंटे तक पानी में डुबो कर रखा जाए तो इनकी वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वो ड्राई वेट का 20% से 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है? इनकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 3 यानी कि 3.5 N/mm² के आसपास। और यदि दो ईंटों को आपस में टकराएंगे तो कैसी साउंड आती है? डल साउंड आती है। तो मेनली जो ये स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन था जिसमें 5 क्लासीफाई किए गए थे, 5 टाइप की ब्रिक, उसमें से पहला फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जामा ब्रिक। वो जामा ब्रिक या फिर ओवरबर्न्ट ब्रिक ये क्या होती है? ये जो ब्रिक होती है नाम से पता चल रहा है ओवरबर्न्ट ब्रिक यानी कि ज़्यादा पकी होती है। ज़्यादा पकी होने के कारण किसी भी चीज़ को अगर हम
आग के कांटेक्ट में ज़्यादा लाएंगे तो पिघल जाएगी, यानी कि इनकी शेप जो होती है वो इनरेगुलर होती है। साथ में इनकी स्ट्रेंथ भी हाई हो, लेकिन स्ट्रेंथ हाई होने के बाद भी इनका यूज़ जो होता है मैसोनरी में नहीं करते हैं। इसलिए इनका यूज़ जो होता है इनको तोड़ लेते हैं, और इनका यूज़ जो होता है ब्रिक के बेलास्ट यानी कि जो पत्थर होते हैं एग्रीगेट रूप में इनका यूज़ किया जाता है। और लास्ट टाइप की जो ब्रिक आती है उसे पिल्ला ब्रिक या फिर अंडरब्रंट ब्रिक के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सी ब्रिक होती है, नाम से पता चल रहा है अंडरब्रंट यानी कम पकी हुई। तो ये कम पकी हुई होती है जिसका इनकी स्ट्रेंथ भी कम होती है, इस कारण इसका यूज़ भी मैसोनरी वर्क के लिए नहीं करते हैं। इनका यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो फिर इन ब्रिक को पीस लिया जाता है और उससे बना ली जाती है सुर्की। और सुर्की का यूज़ कहाँ पर करते हैं, सुर्की का यूज़ करते हैं सीमेंट बनाने के लिए। तो ये हो गई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, जिसमें हमने पढ़ लिया था फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, अंडरबर्न्ड ब्रिक और ओवरबर्न्ड ब्रिक। तो इसमें से अगर हम मेन मेन चीज़ को छाट के बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ और वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी किसकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास ब्रिक की। तो इनको हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है उनकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, 10.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और मैक्सिमम वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होती है, 20%। सेकंड क्लास ब्रिक की बात करें तो इनकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, 7 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और इनकी मैक्सिमम वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होती है, 22%। ऐसे ही बात करें थर्ड क्लास ब्रिक की तो इनकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और मैक्सिमम वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होती है, 25%। इसके बाद जो है एक और क्लासिफिकेशन आया, कौन सा, IS 1077। इसके अनुसार जो ब्रिक्स है उनको 11 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इनके अनुसार यहाँ से एक क्वेश्चन दो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या क्या है कि IS 1077 के अनुसार 12.5 क्लास तक की जो ब्रिक होती है, कौन से क्लास तक की, 12.5 क्लास तक की ब्रिक, उनकी मैक्सिमम वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी परसेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इनकी और इससे हायर क्लास की जो ब्रिक है उनकी मैक्सिमम वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने बात की 12.5 क्लास तक की ब्रिक। यहाँ इसका मतलब क्या है, 12.5 क्लास तक की ब्रिक का मतलब है ऐसी ब्रिक जिसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 12.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं हो, इससे ज़्यादा ही प्राप्त होती है। वो कौन सी क्लास की ब्रिक कहलाती है, 12.5 क्लास तक की ब्रिक कहलाती है। तो 12.5 क्लास तक की जो ब्रिक होती है उनकी वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी किससे कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इससे हायर क्लास की ब्रिक यानी कि 12 पॉइंट से अगर 12.5 क्लास से ऊपर कौन सी आ जाएगी, 15, 17.5 ऐसे क्लास तक की ब्रिक्स जो होती है उनकी मैक्सिमम वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है IS 1077 कि 12.5 क्लास तक की जो ब्रिक होती है उनमें एफ्लोरोसेंस यानी कि लोनी लगने की संभावना कितनी होनी चाहिए, मॉडरेट, यानी कि 10 से 50% तक लोनी अगर इनमें लग जाए तो वो काम चल जाएगा। लेकिन इससे हायर क्लास तक की जो ब्रिक होती है उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, उनमें जो एफ्लोरेंस लगने की संभावना जो होती है वो कम होनी चाहिए, स्लाइट यानी कि 0 से 10% के मध्य होनी चाहिए। और लास्ट ये पॉइंट कहता है कि जो ब्रिक मैसोनरी में हम ब्रिक का यूज़ ले रहे हैं उनकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, यानी कि हम जो मैसोनरी में काम ब्रिक ले रहे हैं तो उनमें सबसे चीपेस्ट ब्रिक जो हम यूज़ में ले सकते हैं वो थर्ड क्लास ब्रिक होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो क्या है, यूज़फुल एंड हार्मफुल कंटेंट इन ब्रिक सोइल, यानी कि जो हम ब्रिक सोइल जिससे हम ईंट को बनाते हैं उस सोइल में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं, और कौन कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ब्रिक सोइल के लिए यूज़फुल होते हैं, यानी कि ब्रिक के लिए यूज़फुल होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रिक सोइल जो होती है वो कौन किस प्रकार की सोइल से ब्रिक बनाई जाती है। तो जनरली जो होती है एलुवियल सोइल या फिर शैल टाइप की जो सॉइल होती है उसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, ब्रिक बनाने के लिए करते हैं। अब ब्रिक बनाने के लिए इसमें यानी कि ब्रिक सॉइल के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, यानी कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, तो उसमें होते हैं सिलिका, एलुमिना, लाइम, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के बाद आ जाएगा नेक्स्ट एल्कलीज, पेबल्स और वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर। तो ये सारे जनरली एक सोइल में यानी नॉर्मली हम कोई सी भी अगर सोइल की बात करें तो इनमें ये सारे कंपाउंड उपस्थित होते हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं, इनकी परसेंटेज कितनी कितनी होती है, ये ब्रिक सोइल में क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलिका के बारे में। तो ब्रिक सोइल में जो होती है सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी होती है, सिलिका की होती है। इसकी मात्रा कितनी होती है, 50 से 60% के मध्य होती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो सिलिका जो होती है आप जानते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, कितना होता है, 1750 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो जब ईंट को गर्म करते हैं तो ब्रिक को अपनी शेप
में बनाए रखने के लिए कौन मदद करता है? सिलिका मदद करता है। और ये दूसरा इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो कच्ची ब्रिक होती है उसमें ये जो होते हैं श्रिंकेज, क्रैकिंग और वार्पिंग यानी कि मरोड़ को रोक के रखते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि इसकी मात्रा अगर परमिसिबल लिमिट 50 से 60% से अधिक हो जाए तो ब्रिक में लॉस ऑफ कोहेजन यानी कि मिट्टी में सिलिका ही सिलिका हो जाएगी, जिससे कि जो ब्रिक में जो कोहेजन है वो कम हो जाएगा, जिससे कि जो ब्रिक है वो ब्रिटेल यानी भंगुर प्रवृत्ति की बन जाएगी। इसके बाद दूसरा कंपाउंड किया जाता है एलुमिना। ब्रिक सोइल में सिलिका के बाद दूसरी मैक्सिमम क्वांटिटी जो होती है वो किसकी होती है? एलुमिना की होती है। एक अच्छी प्रकार की जो ब्रिक होती है इसमें एलुमिना की मात्रा 20 से 30% के मध्य उपस्थित होती है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है एलुमिना की। तो एलुमिना जो होती है उसका ब्रिक सोइल में मेन कार्य जो होता है वो इम्पार्ट ऑफ प्लास्टिसिटी को डेवलप करना होता है, यानी कि ब्रिक सोइल को अगर हम किसी भी शेप में डालें तो वो डल जाए। ये प्रॉपर्टी कौन प्रोवाइड करता है? एलुमिना प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज, यानी कि अगर इसकी मात्रा 20 से 30% से अधिक हो जाए यानी कि परमिशन लिमिट से अधिक हो जाए तो इससे जो होता है जो रो ब्रिक होती है यानी कच्ची ब्रिक उसमें श्रिंकेज और वार्पिंग दोष उत्पन्न हो जाते हैं तथा पकने के बाद जो होती है ब्रिक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइम। लाइम की मात्रा ब्रिक में कितनी होती है? 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये जो होता है पेबल्स यानी भाटों के रूप में उपस्थित नहीं होना चाहिए, यानी फाइन पाउडर के रूप में ब्रिक सॉइल में उपस्थित होना चाहिए। बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो लाइम जो होता है रो ब्रिक में श्रिंकेज को रिड्यूस करता है, यानी कि जो सिकुड़न आती है उसको रिड्यूस करता है। और लाइम जो होता है वो फ्लक्स का कार्य करता है, अर्थात जो लाइम होता है वो ब्रिक को कम टेम्परेचर पर बर्न करने में मदद करते हैं। जैसे कि ब्रिक आपने देखा था, ब्रिक में मेन कंपाउंड कौन होता है? सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? सिलिका की। कितनी? 50 से 60%। और उसका मेल्टिंग पॉइंट 1750 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ब्रिक जो मेल्ट होगी वो 1750 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगी। लेकिन ये जो होता है लाइम, इसकी ये जो होता है वो ब्रिक को कितने पर ही 1400 डिग्री सेल्सियस या 1300 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट कर देता है, यानी कि हम जो होता है कम टेम्परेचर पर ही ब्रिक को बर्न कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी कौन प्रोवाइड करता है? लाइम प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। अगर लाइम की मात्रा परमिशन लिमिट यानी कि 5% से अधिक हो जाए तो ब्रिक जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पर बर्न हो जाएगी, जिससे कि ब्रिक जो होता है उसको शेप जो होता है उसको खोने का डर होता है, यानी कि ब्रिक मेल्ट हो जाने का डर रहता है। अगर ब्रिक सोइल में लाइम जो होता है लम्स यानी कि भाटों के रूप में उपस्थित है तो ये ब्रिक को पीसेस में तोड़ देता है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड कौन है? आयरन ऑक्साइड। एक अच्छी प्रकार की जो ब्रिक होती है उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा कितने परसेंट होती है? 5 से 6% के मध्य होती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये लाइम की तरह ही यानी कि ये फ्लक्स का कार्य करता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो होता है आयरन ऑक्साइड ये ब्रिक में कलर प्रोवाइड करता है, यानी कि जो आप देखते हैं कि ब्रिक का कलर कैसा है? रेड कलर है। वो किसके कारण उपस्थित होता है? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर इसकी मात्रा जो है वो परमिसिबल लिमिट से अधिक हो जाए यानी कि 5 से 6% से अधिक हो जाए तो क्या होगा? एक तो ब्रिक को मेल्ट कर देगा और दूसरा ब्रिक का कलर जो होता है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ब्रिक का कलर जो होता है वो पीला कैसे हो जाता है? तो अगर ब्रिक सोइल में मैग्नीशिया उपस्थित है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? पीलापन हो जाता है थोड़ा सा। नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा आ गया? मैग्नीशियम। ब्रिक सोइल में इसकी मात्रा जो होती है वो 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो होता है ब्रिक में श्रिंकेज को कम करता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसकी मात्रा अगर इससे ज़्यादा हो गई तो ये ब्रिक में डिके ऑफ ब्रिक यानी कि ब्रिक को गलाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो कंपाउंड आ जाता है वो क्या है? एल्कलीज। ब्रिक सोइल में जो एल्कलीज यानी कि क्षार जो होते हैं वो सोडा या फिर पोटास के फॉर्म में उपस्थित होते हैं। ये जो होते हैं कि ये इस ब्रिक सोइल में क्या काम करते हैं? ये जो होते हैं फ्लक्स का ही कार्य करते हैं, लेकिन ये जितना फ़ायदा पहुंचाते हैं उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इनकी मात्रा परमिसिबल लिमिट यानी कि 4% से ज़्यादा होता है तो फिर क्या करते हैं? ब्रिक सोइल में एफ्लोरेसेंस यानी कि लोनी लगाना प्रारंभ कर देते हैं। लोनी क्या होती है? अगर किसी भी ब्रिक को अगर 24 घंटे तक पानी में डुबो कर रखे और बाहर निकाले तो उसकी सरफेस पर अगर वाइट पाउडर से कुछ जमता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लोनी लगना। और लास्ट कंपाउंड कौन सा हो जाता है? वेजिटेशन या फिर ऑर्गेनिक मैटर। ब्रिक सोइल में वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ये उपस्थित नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं उपस्थित होना चाहिए? क्योंकि जब हम ब्रिक को बर्न करेंगे उसमें अगर ये उपस्थित है तो ये आग के संपर्क में आने पर जल जाएंगे, तो वहाँ पर क्या रह जाएगा? खाली जगह यानी कि पोरसनेस हो जाती है, जिससे ब्रिक की स्ट्रेंथ जो होती है कम हो जाती है।
अब हम लास्ट बात कर लेते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्रिक करते हैं, यानी कि अपने जितने सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे उनकी मात्रा को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कितने कितने हैं। तो सिलिक हम तो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलिका, इसकी परसेंटेज कितनी होती है 50 से 60% के मध्य। दूसरा बात कर लेते हैं एलुमिना, इसकी परसेंटेज होती है 20 से 30% के मध्य। लाइम, इसकी मात्रा कितनी होती है नॉट मोर देन 5%। आयरन ऑक्साइड की मात्रा 5 से 6% के मध्य। मैग्नीज की मात्रा नॉट मोर देन 3%। एल्कलीज की मात्रा नॉट मोर देन 4% और अदर इंग्रेडिएंट्स नॉट मोर देन 8%। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि ब्रिक सॉइल जो होती है उसमें मेनली क्या क्या होता है, सैंड होता है, सिल्ट होती है और क्ले होती है। क्या होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो इनकी मात्रा पूछ लेता है बहुत बार एग्जाम में। तो सैंड की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है 35 से 45% के मध्य। सिल्ट की मात्रा कितनी होती है 20 से 35% के मध्य। क्ले की मात्रा कितनी होती है 20 से 35% के मध्य। यानी कि ब्रिक सॉइल में क्ले और सिल्ट जो होती है उनकी टोटल परसेंटेज जो होती है 50% से कम नहीं होनी चाहिए। और ईंट बनाने के लिए जो हम सॉइल यूज़ में ले रहे हैं उसकी लिक्विड लिमिट कितनी होती है 25 से 38% के मध्य। प्लास्टिक लिमिट कितनी होती है 7 से 13% के मध्य। और श्रिंकेज लिमिट कितनी होती है 15 से 25% के मध्य। तो ये बात हो गई ब्रिक सॉइल के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक, यानी कि ब्रिक को बनाते कैसे हैं। तो ब्रिक को बनाने के लिए मेनली 4 प्रोसेस का यूज़ में किया जाता है। कौन कौन सी है वो, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, ड्राइंग और बर्निंग। यानी कि सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसके बाद उसे सांचे में डाला जाता है, उसके बाद उसे सुखाया जाता है और लास्ट में उसको बर्न करके हमें ईंट प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट यानी कि प्रिपरेशन ऑफ क्ले की बात कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है। इसमें जनरली अनसोलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग और लास्ट में टेम्परिंग या फिर कनेडिंग, ये सारी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले बात आ जाती है अनसोलिंग। ये क्या होती है, जहाँ से भी ब्रिक जो है ब्रिक सोइल हम लेनी है तो उसके टॉप सरफेस पर हम देखते हैं कि घास फूस लगी होती है, कुछ गंदगी वंदगी होती है, तो उसको हम नहीं लेते ब्रिक सोइल में। तो उसको हम 200 मीटर 200 सेंटीमीटर वो 200 तक हटा देते हैं। उसके बाद की सोइल जो होती है उसको हम यूज़ करते हैं ब्रिक बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, डिगिंग। ये क्या होता है, टॉप सरफेस से 200 की लेयर को हटाने के बाद ब्रिक्स जो ब्रिक बनाने के लिए जो मिट्टी हम खोदते हैं उसको हम क्या करते हैं चट्टों के रूप में यानी टीलों के रूप में इकट्ठा करते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा दूर तक फैले ना, यानी कि कम स्पेस घेरे। इसके लिए हम चट्टों यानी टीलों के रूप में हम इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिगिंग, खोदना। उसके बाद आती है क्लीनिंग। अब जब हम उसको खोद रहे हैं तो उसमें से कुछ भाटे वाटे या फिर जो भी मामा चौधरी की पन्नियाँ हैं उनको हम हटा लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम क्लीनिंग। नेक्स्ट आती है वेदरिंग। ये इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो ब्रिक सोइल है उसमें प्रचुर मात्रा में पानी मिलाकर 2 से 6 मंथ तक आराम से एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम वेदरिंग। नेक्स्ट प्रोसेस आती है ब्लेंडिंग। इसमें क्या करते हैं हम, ब्रिक सोइल में हमने पढ़ लिया था कि उसमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, इनकी परसेंटेज क्या क्या होती है। उनको हम देखते हैं, अगर कोई सा कंपाउंड अगर कम है तो उसको हम ऊपर से डाल के मिक्स करके उसको रख देते हैं, छोड़ देते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है टेम्परिंग या फिर कनेडिंग। ये जो होता है लास्ट प्रोसेस होता है। इसमें जो होता है ब्रिक को गूथा जाता है और गूथ कर इस प्रकार इस लायक बनाया जाता है कि उसे मोल्डिंग की जा सकते हैं। तो टेम्परिंग या फिर कनेडिंग जो होती है उसको करने के लिए पहले हम जो है गाय भैंसों का यूज़ करते थे, लेकिन हम मॉडर्न जो है उसमें हम पग मिल का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं पग मिल होती क्या है। तो एक पग मिल जो होती है इसका यूज़ टेम्परिंग या फिर कनेडिंग यानी कि मिट्टी को गूथने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक पग मिल के द्वारा 15 से 20 हज़ार ब्रिक्स की सोइल जो होती है प्रति डीके के हिसाब से तैयार कर ली जाती है। पग मिल जो होती है उसकी टोटल हाइट कितनी होती है, 2 मीटर होती है, जिसमें से 600 से 800 मीटर ही ज़मीन के अंदर धसी हुई होती है। इसका टॉप डाया जो होता है वो 1 मीटर होता है और बॉटम डाया कितना होता है 800 होता है। अब बात कर लेते हैं ये दिखती कैसी है। ये एक प्रकार से एक बाल्टी की तरह होती है जिसमें बीच में सेंटर में जो होता है एक शाफ्ट लगी होती है। उसमें जो होता है बहुत सारे चाकू के टाइप में वर्टिकल शाफ्ट लगी होती है, नाइफ्स लगे होते हैं, जिसके इसमें जो होते हैं हम मिट्टी को डाल लेते हैं और जैसे ही हम जो वर्टिकल शाफ्ट है उसको लीवर की सहायता से घुमाते हैं तो ये जो चाकू लगे हुए हैं वर्टिकल शाफ्ट से उससे मिट्टी बार बार सी में गुथती है, जिससे जो होती है वो मिट्टी है प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस में कन्वर्ट हो जाती है, जो नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ मोल्डिंग में हमारे काम में आती है। नेक्स्ट प्रोसेस दूसरी क्या है,
ब्रिक बनाने की मोल्डिंग। तो ब्रिक सोइल को तैयार हो जाने के बाद ब्रिक की दूसरे अब क्या की जाती है, मोल्डिंग, यानी कि उसको साँचों में ढाला जाता है। इसके लिए हम दो मेथड का यूज़ करते हैं। कौन कौन से मेथड है वो? पहला मेथड है हैंड मोल्डिंग और दूसरा मेथड है मशीन मोल्डिंग। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, ब्रिक की मोल्डिंग जब हम करते हैं तो उसमें जो सांचे हम लेते हैं, यानी कि मोल्ड्स का जो हम यूज़ करते हैं, उनका साइज़ जो होता है वो ब्रिक के साइज़ से बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 8 से 12% तक बड़ा होता है। ये बड़ा क्यों लिया जाता है? क्योंकि ब्रिक बनने के बाद सिकुड़ती है, तो ब्रिक को सिकुड़ने के बाद भी वो अपनी प्रॉपर जो साइज स्टैंडर्ड साइज उसके अनुसार आ जाए, उसके उसकी रेंज में फिक्स हो जाए। इसके लिए मोल्ड का साइज जो होता है वो बड़ा लिया जाता है। हैंड मोल्डिंग में हम मेनली दो प्रकार के मोल्ड का यूज़ करते हैं, एक तो वुडन मोल्ड और स्टील मोल्ड। वुडन मोल्ड जो होते हैं उसमें हम वेल सीजर टिम्बर सीजन का यूज़ करते हैं, उससे बने हुए मोल्ड का। और स्टील मोल्ड जो होता है उसमें हम 6 mm थिकनेस की स्टील प्लेट का यूज़ करते हैं। हैंड मोल्डिंग करते समय जो होते हैं हम दो प्रोसेस का यूज़ करते हैं, एक तो स्लोप मोल्डिंग और सैंड मोल्डिंग। यानी कि जब हम हैंड से मोल्डिंग कर रहे हैं तो एक बार हमने ईंट बना ली, उसके बाद जो होता है दूसरी बार जो साँचा होता है उसको यानी कि तरल करने के लिए, यानी कि जिससे कि मिट्टी उस पर चिपके नहीं, उसके लिए हम दो प्रोसेस का यूज़ करते हैं, एक तो है स्लोप मोल्डेड ब्रिक और सैंड मोल्डेड ब्रिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लोप मोल्डेड ब्रिक क्या होती है। इफ ब्रिक प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग मोल्ड इन वाटर एवरी टाइम इज नोन एज स्लोप मोल्डेड ब्रिक। यानी कि ब्रिक बनाने से पहले अगर जो साँचा है उसको पानी में डुबोकर ब्रिक बनाई जा रही है तो ये इस प्रकार की ब्रिक कौन सी कहलाती है? स्लोप मोल्डेड ब्रिक कहलाती है। और दूसरी है सैंड मोल्डेड ब्रिक। ये क्या होती है कि इफ फाइन सैंड और एस आर यूज इन द इनसाइड सरफेस ऑफ मोल्ड इंस्टेड ऑफ डिपिंग ऑफ मोल्ड इन वाटर इज नोन एज सैंड मोल्डेड ब्रिक। यानी कि सांचे में ब्रिक को भरने से पहले अगर उसमें सैंड या फिर ऐश को जो होती है उसके ऊपर छिड़का जा रहा है तो इस प्रकार की जो ब्रिक तैयार हो रही है उसे किस नाम से जानते हैं? सैंड मोल्डेड ब्रिक कहलाती है ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि आपने ब्रिक को देखा होगा तो उसकी टॉप सरफेस पर जो एक डिप्रेशन पोर्शन होता है, यानी कि जो खड्डा होता है जिसमें कंपनी का लेबल लगा होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम फ्रोक के नाम से जानते हैं। जनरली फ्रॉक का साइज़ कितना होता है? जो जनरली फ्रॉक का साइज़ जो होता है वो होता है 9x4x1/2 सेंटीमीटर। यानी कि उसकी लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 4 सेंटीमीटर और उसकी डेप्थ होती है 1 से 2 सेंटीमीटर के मध्य। अब बात आती है कि ये छोड़ते क्यों हैं। इसका यूज़ जो होता है वो ब्रिक मैसोनरी में की जॉइनिंग के लिए किया जाता है। और जो फ्रॉग होता है उसको बनाने के लिए कौन से बोर्ड का यूज़ किया जाता है? इसको बनाने के लिए लकड़ी का पीस का यूज़ किया जाता है जिसको हम स्टोक बोर्ड या फिर मोल्डिंग बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। और जो ब्रिक का मोल्ड होता है उसमें ब्रिक सोइल को भरने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? स्ट्राइक बोर्ड का यूज़ किया जाता है। और बनी हुई ब्रिक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पैलेट बोर्ड का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है ड्राइंग ऑफ ब्रिक, यानी ब्रिक को सुखाना। यानी कि ईंटों को मोल्डिंग करने के बाद इन्हें सुखाया जाता है। और ईंटों को जब तक सुखाया जाता है जब तक इनका मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि इनमें जो पानी की मात्रा है वो घटकर कितनी हो जाए? 2% तक ना हो जाए। ईंटें जो होती है वो कहाँ पर सुखाई जाती है? वो अंडर शैडो में छुपाई जाती है। अंडर शैडो यानी कि छाई में सुखाई जाती है, जहाँ पर जो होती है डायरेक्ट सनलाइट उस पर ना पड़े। डायरेक्ट अगर सनलाइट पड़ेंगे तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, उससे बचाने के लिए इन्हें छाया में सुखाया जाता है। ईंटों को सुखाने के लिए दो विधियाँ उपयोग में ली जाती है। एक है नेचुरल प्रोसेस जिसे हम एयर ड्राइंग मेथड के नाम से भी जानते हैं, और एक दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल प्रोसेस। ये क्या होती है? ये जो प्रोसेस होती है इसमें ब्रिक को ओपन टू एटमॉस्फेयर में सुखाया जाता है। और इनके सूखने में कितना टाइम लगता है? इनके सूखने में 3 से 10 दिन के मध्य टाइम लगता है। दूसरा मेथड है आर्टिफिशियल प्रोसेस। इसमें क्या होता है? इसमें ईंटों को सुखाने के लिए ड्रायर, टनल या फिर हॉट चैनल्स का उपयोग किया जाता है। और इनमें ब्रिक को सुखाने के टाइम ये ध्यान रखा जाता है इनका टेम्परेचर जो होता है वो 120 डिग्री सेल्सियस जो है उससे ज़्यादा ना हो। और इनका सूखने का पीरियड कितना होता है? 1 से 3 दिन के मध्य होता है। यानी कि अगर हमें जल्दी ब्रिक प्राप्त करनी है तो उसे आर्टिफिशियल प्रोसेस से सुखाया जाता है, और हमें आराम से कम पैसे खर्च करके ब्रिक प्राप्त करनी है तो उसे ओपन टू एटमोसफियर यानी कि नेचुरल प्रोसेस से हम सुखा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है बर्निंग ऑफ ब्रिक। यहाँ से बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि ईंट का बर्निंग टेम्परेचर कितना होता है? तो ईंट को जनरली 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर बर्न किया जाता है। कितने पर? 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर बर्न किया जाता है।
अब बर्निंग और ब्रिक जो होता है उसमें किन किन का यूज़ किया जाता है, इनमें क्लैंप या फिर क्लिन का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है क्लीन। क्लीन जो होती है मेनली दो प्रकार की होती है, एक तो इंटरमीडिएट क्लीन और एक होती है कंटिन्यूस क्लीन। कंटिन्यूस क्लीन जो होती है उसे फर्दर तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी, बुल स्ट्रेंच क्लीन, ऑफमोन क्लीन और टनल क्लीन। इनका यूज़ किस में किया जाता है, बर्निंग ऑफ ब्रिक में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेस्टिंग ऑफ ब्रिक की, यानी कि हम कहीं से भी मार्केट में अगर ब्रिक खरीदने जाएं तो हम साइट पर कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखना चाहिए कि जो ब्रिक का साइज़ है वो प्रॉपर 190 x 90 x 90 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। उनका जो साइज़ है, उनकी जो शेप है वो प्रॉपर रेक्टेंगल होनी चाहिए। उनके कॉर्नर जो है वो एकदम शार्प होने चाहिए, कलर एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर उनको तोड़ कर देखें तो उनका दोनों पार्ट जो होते हैं वो होमोजीनियस होने चाहिए, यानी कि एक समान होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम उन्हें 1.5 मीटर की हाइट से घेरे तो वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर दो ब्रिक्स को आपस में टकराए तो उनमें मेटेलिक साउंड सुनाई देना चाहिए। तो ये बात हो गई इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ ब्रिक ऑन साइट, यानी कि हम कोई भी ब्रिक को खरीदने जाते हैं तो हमें कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ब्रिक, यानी कि लैब में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा है, डायमेंशन टेस्ट। तो ब्रिक की प्रॉपर शेप और साइज चेक करने के लिए डायमेंशन टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए कितनी ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है, इसमें 20 ब्रिक का यूज़ किया जाता है और उनकी सबों की एवरेज लेंथ ले ली जाती है, एवरेज विड्थ ले ली जाती है और एवरेज हाइट ले ली जाती है और उनका एवरेज करके देखा जाता है। अगर उनका जो एवरेज है, यानी कि लेंथ का हमने एवरेज कर लिया सभी का, और हमारी एक्चुअल लेंथ कितनी होती है स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक की, 190 mm। अगर उसमें और यानी कि अपनी एक्चुअल लेंथ और जो हमने एवरेज करके लेंथ ली है उनमें डिफरेंस अगर +- 8 सेंटीमीटर तक है तो ब्रिक को हम अलाउ कर सकते हैं, यानी कि वो ब्रिक बढ़िया क्वालिटी की है, वरना वो फेल हो जाती है। इसी प्रकार हम डायरेक्ट टॉलरेंस की बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड ब्रिक के कंपेयर में। तो लेंथ में कितना टॉलरेंस होता है, +- 8 सेंटीमीटर। विड्थ में कितना टॉलरेंस होता है, +- 4 सेंटीमीटर। और हाइट में कितना होता है, +- 4 सेंटीमीटर। तो इस रेंज में अगर टॉलरेंस एवरेज का स्टैंडर्ड ब्रिक से मैच कर रहा है तो ब्रिक जो है वो एक्सेप्टेड, यानी कि अच्छी क्वालिटी की होगी, वरना वो सेकंड क्लास या फिर थर्ड क्लास क्वालिटी में आएगी। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ब्रिक की जो होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। इसमें कैसे करते हैं ये टेस्ट, इसको करने के लिए 5 ब्रिक का यूज़ किया जाता है और उनकी एवरेज जो क्रशिंग स्ट्रेंथ आएगी यूटीएम मशीन से वो इनकी क्या कहलाई, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक कहलाती है। इसको करने के लिए हम ब्रिक लेते हैं, वो ब्रिक का जो फ्रॉग होता है यानी कि डिप्रेशन पोर्शन होता है उसमें सीमेंट साइड का मोटार भर देते हैं एक एक के रेशो में, यानी कि एक पराती सीमेंट और एक पराती सैंड को मिलाकर हम मसाला बनाते हैं और उसे इसके फ्रॉग में भर देते हैं। उसके बाद इसको 24 आवर्स तक जो है पानी में डुबो कर रखा जाता है और 24 आवर्स के बाद 72 आवर के बाद, यानी कि टोटल 72 आवर्स के बाद इसे जो है यूटीएम मशीन में रख देते हैं। और जब वो और उस पर लोड बढ़ा के जो लोड पे वो टूटती है वो लोड हम नोट कर लेते हैं और 5 ब्रिकों का जो लोड आएगा उसका एवरेज लेते हैं, वो क्या कहलाएगी, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक कहलाएगी। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट रहता है, एफ्लोरेंस टेस्ट। इसे करने के लिए क्या करते हैं, इसको करने के लिए सिंपली हम कोई भी ब्रिक लेते हैं उसको 24 घंटे तक पानी में डुबो कर रख देते हैं। अगर उसकी 24 घंटे के बाद निकालने के बाद अगर ब्रिक सरफेस पर वाइट पैचेज यानी सफ़ेद धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो उसमें एफ्लोरेसेंस उपस्थित है। अगर वाइट पैचेस दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उसमें एफ्लोरेसेंस उपस्थित नहीं होंगे। अब एफ्लोरेसेंस जो है वो कितना कितना प्रतिशत ब्रिक सरफेस पर उपस्थित है उसके अनुसार हमें इंडियन स्टैंडर्ड ने एक टेबल प्रोवाइड की है। वो हम कुछ इस प्रकार से हैं कि अगर ब्रिक की सरफेस पर कोई भी वाइट पैचेस नहीं दिखाई दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है एफ्लोरेंस नहीं होगा, यानी कि एफ्लोरेंस कितना होगा, नील। अगर ब्रिक की सरफेस जो है वो 10% वाइट पैचेस से कवर हो गए, यानी कि टोटल ब्रिक का 10% पर अगर धब्बे दिखाई दे रहे हैं वाइट धब्बे, तो वो एफ्लोरेसेंस कितना होगा, स्लाइट। अगर टोटल ब्रिक की सरफेस का 10 से 50% पर अगर वाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं तो एफ्लोरेसेंस कितना होगा, मॉडरेट। अगर 50% से ज़्यादा पोर्शन पर वाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि जो वाइट पैचेस है वो सॉलिड अवस्था में, वो बुरादे के रूप में झड़ नहीं रहे हैं, तो एफ्लोरेसेंस कैसा होगा, हैवी। और अगर वो बुरादे के रूप में झड़ रहे हैं तो एफ्लोरेसेंस कितना होगा, सीरियस। तो ये एफ्लोरेसेंस के बारे में बात हो गई।
तो इसी के साथ ही जो है ब्रिक के टेस्ट हो गए ख़त्म। इसके बाद अब कुछ स्पेशल टाइप की ब्रिक के बारे में बात कर लेते हैं, उनकी शेप के बारे में। तो नॉर्मली आपने देखा होगा ब्रिक की शेप, अगर मैं आपसे पूछूं ब्रिक की शेप कितनी कैसी होती है, तो आप में से मैक्सिमम जो लोग हैं वो कहेंगे कि रेक्टेंगुलर होती है। बिल्कुल सही बात है कि स्टैंडर्ड साइज़ कितना होता है 190x90x90 mm, तो उसके अनुसार ब्रिक की साइज़ कैसी होती है, रेक्टेंगल। अगर 3D में बात करें तो घनाभाकार यानी कि क्यूबॉइड। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप की ब्रिक भी होती है, जैसे बुलनोज ब्रिक। ये क्या होती है, ऐसी ब्रिक जिसका एक कॉर्नर जो है उसको राउंड कर दिया जाए, तो वो कौन सी ब्रिक कहलाएगी, बुलनोज ब्रिक कहलाती है। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज़ जो होता है जनरली विंडो या फिर डोर के जैम्स बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि विंडो या फिर जैम जो डोर होते हैं उनके किनारे बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। दूसरी ब्रिक कौन सी होती है, काउनोज ब्रिक। ये क्या होती है, ऐसी ब्रिक जिनके दोनों एज जो होते हैं वो राउंड कर दिए जाए, तो इस प्रकार की ब्रिक जो होती है वो क्या कहलाती है, काउनोज ब्रिक कहलाती है। इनका यूज़ भी कहाँ किया जाता है, विंडो या फिर डोर के जैम्स बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड कौन सी ब्रिक आती है, कोपिंग ब्रिक। ये क्या होती है, ऐसी ब्रिक जिसकी टॉप सरफेस जो होती है उसको स्लोपिंग कर दिया जाए, यानी कि उसकी टॉप सरफेस जो होता है उसको स्लोप कर दिया जाए, तो उनको ऐसी ब्रिक कहाँ पर इसका ऐसी ब्रिक कौन सी ब्रिक कहलाती है, कोपिंग ब्रिक कहलाती है। नेक्स्ट इनका यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो जनरली जो ऐसी ब्रिक होती है कोपिंग ब्रिक, इनका यूज़ जो होता है हम जो बाउंड्री वॉल या फिर जो हमारी ओपन टू एटमॉस्फेयर वॉल होती है उनकी टॉप सरफेस को बनाने के लिए करते हैं, जिससे कि जो पानी इन पर पड़े और ये आसानी से बहकर नीचे चल जाए, वहाँ पर रुके नहीं, जिससे सीलन की संभावना कम हो जाए। नेक्स्ट जो चौथे टाइप की ब्रिक आती है वो होती है होलो ब्रिक। होलो ब्रिक जो होती है उन्हें हम सेलुलर ब्रिक या फिर कैविटी ब्रिक के नाम से जानते हैं। इनमें क्या होता है, ब्रिक जो होती है नॉर्मल ब्रिक, उनके बीच में गड्ढे कर दिए जाते हैं, उन्हें हम क्या नाम से जानते हैं, होलो ब्रिक के नाम से जानते हैं। इनकी वॉल थिकनेस कितनी होती है, इनकी वॉल थिकनेस होती है 20 से 25 mm के मध्य। इनका वेट जो होता है वो सामान्य ब्रिक के कंपेयर में 33% तक कम हो जाता है, और इनको जो होता है नॉर्मली ब्रिक के कंपेयर में 4 गुना फास्टली हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी इतनी सारी तो खूबियाँ हो गई, तो इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो इनका यूज़ जो होता है मेनली स्ट्रक्चर को हीट प्रूफ, साउंड प्रूफ और डेंट प्रूफ बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रिक की बात करें तो वो कौन सी हो जाती है, परफुटेड ब्रिक। ये क्या होती है, ऐसी ब्रिक जिसमें सिलेंड्रिकल होल्स कर दिया जाए, तो वो कौन सी ब्रिक कहलाएगी, परफुटेड ब्रिक कहलाती है। इन ब्रिक्स जो होती है इनमें वॉल थिकनेस जो होती है वो कितनी होती है, 15 mm होती है, और जो उन्होंने सिलेंड्रिकल होल्स कर रहे हैं उनके बीच डिस्टेंस कितनी होती है, 10 mm के आसपास तक होती है। इनका यूज़ जो होता है मेनली लाइट वेट स्ट्रक्चर या फिर मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है। ये जो ब्रिक होती है परफोटेड ब्रिक, इनकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, 7 N/mm², और मैक्सिमम वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होती है, 15%। यानी कि ये जो होती है सेकंड क्लास ब्रिक जो होती है हमारी, उनकी जितनी स्ट्रेंथ वाली होती है। नेक्स्ट बात आ जाती है फायर क्ले। ये क्या होती है, ये स्पेशल टाइप की क्ले होती है जिसे हम रिफैक्ट्री क्ले के नाम से भी जानते हैं। इनका यूज़ जो होता है मेनली हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने के लिए किया जाता है। इनके द्वारा ये जो फायर क्ले इनके द्वारा कौन सी ब्रिक बनाई जाती है, इनसे रिफैक्ट्री ब्रिक का यूज़ किया जाता है। इनकी बात करें केमिकल कंपोजिशन की, तो इनमें सिलिका की मात्रा जो होती है वो 65 से 75% के मध्य होती है। एलुमिना की मात्रा की बात करें तो वो होती है 25 से 35% के मध्य, और दूसरी जो इंग्रेडिएंट्स है उनकी टोटल क्वांटिटी 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये बात हो गई फायर क्ले की। अब नेक्स्ट बात आ गई रिफैक्ट्री क्ले। तो हमने अभी देखा था इनको कहाँ किससे बनाया जाता है, फायर क्ले से बनाया जाता है। इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इनका यूज़ हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने के लिए किया जाता है, इसलिए इनका यूज़ कहाँ पर करते हैं हम, जनरली फर्नेस, बॉयलर और चिमनी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो इसलिए इनकी इंटरनल सरफेस जो होता है उन पर लाइनिंग करने के लिए रिफैक्ट्री ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो इनकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो 20 से 22 N/mm² होती है। उनकी मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होती है, 4 से 10% के मध्य होती है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होती हैं, इसीलिए इनका यूज़ हाई टेम्परेचर में किया जा रहा है। अब ये जो रिफैक्ट्री ब्रिक्स होती है ये भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एसिडिक ब्रिक, बेसिक ब्रिक और न्यूट्रल ब्रिक। कौन कौन सी, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब बात कर लेते हैं एसिडिक रिफैक्ट्री ब्रिक। ये क्या होती है, ऐसी ब्रिक जहाँ पर ऐसे बॉयलर या फिर चिमनी जहाँ पर एसिडिक प्रभाव ज़्यादा होते हैं वहाँ पर कौन सी ब्रिक का यूज़ करते हैं, एसिडिक रिफैक्ट्री ब्रिक का यूज़ करते हैं। इनके मेनली एग्जांपल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसिडिक ब्रिक जो है उनके एग्जांपल क्या क्या है, फायर ब्रिक और सिलिका ब्रिक। ऐसे ही बात कर लेते हैं बेसिक ब्रिक। इनके एग्जांपल कौन कौन से हैं,
मैग्नेसाइट ब्रिक, डोलोमाइट ब्रिक और बॉक्साइट ब्रिक। कौन कौन से? मैग्नेसाइट ब्रिक, डोलोमाइट ब्रिक और बॉक्साइट ब्रिक। लास्ट जो है वो न्यूट्रल ब्रिक। इसके एग्जांपल क्या क्या है? इसके एग्जांपल है क्रोम ब्रिक, स्पिनल ब्रिक और फोरेसाइट ब्रिक। कौन कौन सी? क्रोम ब्रिक, स्पिनल ब्रिक, फोरेसाइट ब्रिक और हाई एलुमिना ब्रिक। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है वो है डिफेक्ट्स इन ब्रिक, यानी कि ब्रिक में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। तो ब्रिक में जनरली 6 तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक। ये क्या होता है? अगर ब्रिक को ज़्यादा पका दिया जाए, यानी कि ओवर बर्न कर दिया जाए, तो क्या होगा कि उसमें सिलिका जो है वो मेल्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ब्रिक में सॉफ्ट मोल्टन मास प्रोड्यूस होता है, यानी पिघला हुआ मास प्रोड्यूस होता है ब्रिक के अंदर। दूसरा डिफेक्ट क्या है? अंडर बर्निंग ऑफ ब्रिक। अगर ब्रिक को प्रॉपरली बर्न नहीं किया जाए तो उसका ब्रिक का कंप्लीट विट्रिफिकेशन ऑफ ब्रिक नहीं होता है, यानी कि ब्रिक की स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। अंडर बर्नट ब्रिक टाइप की हमें ब्रिक प्राप्त होती है। नेक्स्ट डिफेक्ट क्या होता है? नेक्स्ट है ब्लैक कोर। अगर जो हम ब्रिक सोइल बना रहे हैं उसमें अगर बिटुमिनस की मात्रा उपस्थित है तो वो डिफेक्ट क्या कहलाएगा? ब्लैक कोर कहलाएगा। नेक्स्ट डिफेक्ट क्या है? चफ। ये क्या होता है? अगर जो हम ब्रिक जो है उसको बर्न करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए रखा दे जाए, उस पर अगर वाटर यानी कि रेनफॉल हो जाए तो उसका जो ब्रिक का विघटन हो जाता है, उसे हम क्या डिफेक्ट के नाम से जानते हैं? चप के नाम से जानते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है? CHUFF। नेक्स्ट डिफेक्ट क्या है? नेक्स्ट डिफेक्ट का नाम है स्पॉट्स। ये क्या होता है? अगर जो ब्रिक सोइल है उसमें आयरन सल्फेट उपस्थित है तो उससे ब्रिक सरफेस पर डार्क स्पॉट यानी कि गहरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसे क्या नाम से जानते हैं? स्पॉट के नाम से जानते हैं। और लास्ट डिफेक्ट क्या है? एफ्लोरेसेंस। यदि ब्रिक सोइल में जो है एल्कलीज की मात्रा ज़्यादा है या फिर ब्रिक बनाने के लिए हमने क्षारीय पानी का यूज़ कर लिया, तो उससे क्या होता है कि ब्रिक के सरफेस पर वाइट पैचेस दिखाई देते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? डिफेक्ट्स ऑफ एफ्लोरेसेंस के, यानी कि लोनी लगने के नाम से जानते हैं। तो ये सारे 6 जो है डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक हो गए। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक कौन कौन से हैं। तो आज हमने देख लिया कि ब्रिक्स में ब्रिक का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ब्रिक का साइज़ कितना होता है। उसके बाद हमने देखा था कि ब्रिक सॉइल जो होती है उसमें कौन कौन से कंपाउंड उपस्थित होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, उनकी परसेंटेज कितनी होती है। इसके बाद देखा था हमने कुछ स्पेशल टाइप की ब्रिक्स कौन कौन सी होती है, ब्रिक के कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ब्रिक खरीदने जाते हैं तो हमें क्या क्या टेस्ट करने चाहिए, और ब्रिक में कौन कौन से, लास्ट में हमने देखा था ब्रिक में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। आई होप गाइज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।